નમસ્કાર. સુરત શહેર ટ્રાફિક વિભાગ આપનું અભિવાદન કરે છે. દરેક ટ્રાફિક જંકશન પર આપને 3 પ્રકારના સિગ્નલ્સ જોવા મળશે. रेड सिग्नल. एक बार फिर से हमारे पास आज बहुत ही वंडरफुल गेस्ट है जिन्होंने इंटरनेशनली भी इतने सारे शोज किए हैं. वन ऑफ द रिनोन्ड एंकर ऑफ सूरत, आरजे ऑफ सूरत, आरजे मीत मिश्रा. सबसे पहले सर आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एज एन आरजे. मोर देन 400-500 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से हम 6 से 7 लोग सिलेक्ट हुए थे. आपका इंटरनेशनल शो में क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो फ़ोन पे बिजी नहीं है. आई एम द ओनली एंकर के जिसने एक ही वेडिंग में 15 इवेंट होस्ट किया है. नरेंद्र मोदी के साथ सर ऑन लाइव स्टेज पे, हाउ वाज द ऑरा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मोए मोए. What would you like to say to the upcoming RJs? That's my name. Give it up for RJ Meet Mishra, ladies and gentlemen. Hi guys, welcome to the next podcast to the Hetvi shows. और एक बार फिर से हमारे पास आज बहुत ही वंडरफुल गेस्ट है जो हमारे निमंत्रण का मान रख के आज हमारे साथ जुड़े हैं. मैं चाहूँगी प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि आज के जो गेस्ट है बहुत ज़्यादा वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ सूरत आई कुड से, जिन्होंने इंटरनेशनली भी इतने सारे शोज़ किए हैं. वन ऑफ द रिनोन्ड एंकर ऑफ सूरत, आरजे ऑफ सूरत, आरजे मीत मिश्रा. सो थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग विद अस. और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करने में. थैंक यू वेरी मच. सो सबसे पहले सर आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एज एन आरजे. आरजे का तो ऐसा था कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद पिज़्ज़ा हट इन कॉलेज टाइम, तो रेडियो झनकार बजा करता था. आई जस्ट इमिटेट रेडियो झनकार, और पिज़्ज़ा हट का सारा स्टाफ कहता था आ गया है ये आरजे, आ गया और ये अब पकाएगा, बिकॉज दे रेप्लिकेटेड बाय नेम विद दैट. झनकार में सुनते थे आरजे ये आई, वो आया, ये आया. तो उस टाइम पे वो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया था, आरजे मीत आया अपना, मतलब मैं ये बोलेगा अभी. राइट. सो उस टाइम पे मैं रेडियो सुनता था वहाँ पे, और रेडियो झनकार वॉज पेड रेडियो. राइट. वो फ्री में सुनने को नहीं मिलता था. यू हैव टू परचेज वन डिवाइस, देन यू कैन लिसन रेडियो झनकार. एंड आरजे बड़े मतलब धांसू हुआ करते थे उसके मतलब में. तो उस टाइम पे सुनते थे. देन आई जॉइंड एसएमसी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. एंड फिर ऑडिशन स्टार्ट हुए. जब रेडियो का सेकंड फेज़ आया तो सूरत में सारे रेडियोज़ ने ऑडिशन शुरू किए, जिसमें रेडियो मिर्ची ने सिटी प्लस में रखा था ऑडिशन. फिर रेडियो सिटी ने तो कब कर लिए पता भी नहीं चला. बिग एफएम ने भी कब कर लिए पता नहीं चला. एंड देन माई एफएम एक बचा था जिसकी एक स्टाइल है दिव्य भास्कर की, कि वो टैलेंट हमेशा मार्केट से ढूंढता है. वो कभी ऐसा खुफिया कोई ऑडिशन नहीं रखेगा कि यहाँ से सिलेक्ट कर लो ले लो. तो दे ऑर्गेनाइज्ड वन, यू कैन से आरजे हंट, जो उन्होंने न्यूज़पेपर आउट किया, और उसमें जाके मैंने अपना ऑडिशन दिया. एंड देन उस टाइम पे मुझे जहाँ तक याद है वहाँ से मोर देन 400-500 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से हम 6 से 7 लोग सिलेक्ट हुए थे. राइट. मतलब आरजे बनना जो आपने समझाया कि प्रोसेस इज टू लॉन्ग, बट इन दिस जनरेशन आरजे बनना इट्स लाइक बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ क्विक जॉब. यू नो यू कैन गेट द जॉब ऑफ आरजे on a very quick basis because we have social media now. और social media ads run करना, social media के through on a Zoom call audition देना. So it's been a very quick process. So what would you like to say to the upcoming RJs जो RJ बनना चाहते हैं? The problem with society is कि पहले क्या होता था कि कॉन्फिडेंस के लिए भी क्लास होते थे. Right. कि आइए हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देंगे. अभी ऐसा है कि ये जनरेशन जो हमें मोबाइल की मिली है, 4G, 2G, 3G, 5G अब आ गया, तो उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा बिल्ड हुआ. बिकॉज यू कैन यूटिलाइज योर मोबाइल ईजीली. आप कंप्यूटर अच्छे से कर सकते हैं. मतलब आप वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए होता था वो अब आप इजीली कर सकते हो. राइट. तो उस चक्कर में बहुत सारी जगह पे, अब जैसे रेडियो में बहुत सारे बच्चे आते थे जो कहते थे हमें अभी आरजे बनना है. तो हम कहते हैं ठीक है बनाते हैं आपको आरजे, बताइए. ठीक है तो बताइए सूरत के कलेक्टर का नाम क्या है. तो दे आर लाइक नहीं पता. म्यूनसिपल कमिश्नर कौन है वो बताओ. कहते नहीं पता. पुलिस कमिश्नर कौन है बताओ. नहीं पता. मैंने कहा जब आपको यही नहीं पता तो दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको कॉल करके तो म्यूनसिपल कमिश्नर को ये पूछना है कि यहाँ पे जो खड्डे पड़े हैं उसका कब सॉल्यूशन आएगा. पुलिस कमिश्नर को आप पूछ सकते हो कि सर ये अमरनाथ यात्रा में सब फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए हम क्या करेंगे. कलेक्टर को ही फ़ोन लगाएंगे आप. ही इज़ अ पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा. सो वो जो नॉलेज बेस्ड जो पूरा एक चैप्टर चाहिए लाइफ का वो मिसिंग है.
फट 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 गूगल को पूछ लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गूगल के पास है वो सबके पास है, जो गूगल के पास नहीं है अगर वो आपके पास है तो आप खास है। तो ये एक बहुत कॉमन लॉजिक है जो इन बच्चों को समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, थोड़ा बहुत जाने, थोड़ा बहुत जान के फिर बातें तो कॉन्फिडेंटली ऐसी पेश करेंगे कि अरे बाप रे, मतलब यही ज्ञानी है। पर वो ज्ञान और एक नॉलेज, इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि ज्ञान में अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो जस्ट एक नॉलेज होता है, स्ट्रेट right. होता है वो, दैट्स इट। Absolutely right. तो So the process of being a quick RJ is not the thing. क्विक तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, नहीं आप है। कुछ भी कर लो। क्विक तो मतलब आप मतलब इंस्टेंट फूड तो वो नहीं पचता, तो इंस्टेंट आरजेइंग तो कहाँ से पचेगा हमें, मतलब में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जैसे कि आप वेडिंग एंकर भी हो, कॉर्पोरेट प्रेजेंटर भी हो, और बहुत सारे आपने गवर्नमेंट इवेंट्स भी बहुत सारे होस्ट किए हैं। विच इज योर फेवरेट पार्ट? मेरे सारे फेवरेट हैं। जहाँ लोग होंगे वहाँ मैं होऊंगा, ओके। बिकॉज इंटरेक्शन विद पीपल, दिस इज़ रियली वेरी वंडरफुल जॉब। क्योंकि एक बंदा थका हारा है लाइफ में, उसको बिजनेस के इश्यूज हैं, घर के इश्यूज हैं, एंड यू आर जस्ट मेकिंग देम लाफ, हंसो आप, मज़ा आएगा, मतलब में। तो वो जो 10 सेकंड के लिए भी अपना टेंशन भूलता है, तो वो सबसे बड़ा काम है। लाइक डॉक्टर के पास जाने से आप उसको बचा रहे हो, क्योंकि उसका डिप्रेशन दूर किया आपने थोड़ी देर के लिए, आपने एक अच्छा मैसेज दिया उसको, आपने उसको एक अच्छी लाइफ दी, अच्छे पल दिए, जो वो रिमेंबरिंग रखता है कि इस लाइफ में कुछ है, फन, मज़ा है, बस खाली नज़रिया बदलना है। तो मेरे तो सारे फेवरेट हैं, बस सबकी कैटेगरीज अलग अलग है। जहाँ पे मेरे किरदार, अगर आप मुझे गवर्नमेंट में देख लो तो आप मुझे संगीत के लिए हायर नहीं करोगे, और संगीत में देख लो तो गवर्नमेंट के लिए हायर नहीं करोगे। आपको वो दोनों किरदार मुझे दिखाने पड़ेंगे कि देखिए मैं संगीत में इतना फनी हूँ और गवर्नमेंट में मैं इतना सीरियस हूँ। एब्सोल्युटली। और मैंने जैसे कि सर को हमेशा नोटिस किया है, सर बहुत हंसते बहुत कम है, तो मतलब नहीं नहीं, मेरा तो बहुत मज़ा आता है, तजुर्बा है सबको मेरा तो। एंड आई डू लाइक बीटीएस, मेरा बहुत ज़्यादा धमाल होता है ऑन स्टेज, जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा मैं, जो अदर स्टाफ होता है इवेंट्स में, साउंड वाले हो गए, उनके बंदे हो गए, लाइट्स वाले हो गए, या फोटोग्राफर्स हो गए, सो आई जस्ट चिल विद देम। बहुत मज़ा आता है, हमारा तो बहुत धमाल होता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मैं शोकेस नहीं करता, करते, मैं मतलब मैं हंस रहा हूँ वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता किसी को, बिकॉज मेरी लाइफ मेरी है, किसी और के लिए नहीं है। कि जहाँ पे मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने वड़ा पाव खाया, तो उससे ज़्यादा मतलब मैं तो मानता हूँ कि मेरे नज़रिए से, लोगों का जो नज़रिया, पर आप वड़ा पाव खाने के लायक बने ये दिखाना, ये बहुत बड़ा मतलब मेरे नज़रिए से तो बहुत बुरी बात है। अच्छा, राइट। हाँ, मतलब अगर आप फूड ब्लॉगिंग करते हो तो बात ठीक है, बट आपकी लाइफ कितनी हैपनिंग है ये दर्शाना मतलब कहाँ की बात हुई, मतलब में आपकी लाइफ हैपनिंग है तो है, आप हंस रहे हो तो हंस रहे हो, उसको मतलब में स्टैम्प करवाने की क्या जरूरत है। जो आप हर सोशल मीडिया पे देखते हो, आप कई लोग सब चढ़ाते हैं, बट यू नेवर फाइंड मी कि मैं पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ चढ़ाऊँ, बिकॉज मेरा पर्सनल टाइम है, वो पर्सनली ही बिताऊंगा, उसको मैं शेयर नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज वो मेरी पर्सनल लाइफ है। वैसा हाँ, अगर आप मेरे साथ हो तो आई एम शेयरिंग माई टाइम विथ यू, मतलब वो अभी आपको जो टाइम दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल टाइम ही है। तो मैं आऊँ उससे पहले मैं लिखूँ सोशल मीडिया में टुडे इज़ बिग डे फॉर मी, समबडी इज टेकिंग माई इंटरव्यू, आज तो बहुत सारी बातें रिवील होंगी, तो ये शोकेस जो करना मुझे वो जरा भाता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्मूथ चल रही है, स्मूथ चलने दो, उसमें ज़्यादा हल्ला नहीं मचाने का, कुछ भी हो जाए। राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड थॉट जो आज के यंगस्टर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ा लाइफ को प्राइवेट भी एंजॉय करना चाहिए, प्राइवेट लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दिस सोशल मीडिया वाली लाइफ। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और जैसे कि आपने बताया यू हैव बीन इन आरजे, और जैसे कि आपने ऑडिशन दे के यू हैव टेकन दैट जॉब, सो आरजे जॉब को लेफ्ट करना एक क्या रीज़न था? नहीं, मेरा थॉट बड़ा क्लियर था। मैं हमेशा से मानता था कि आप जो जॉब है वो आपको पूरी लाइफ नहीं करनी है। मेरी लाइफ के फेजेस में ऐसा है कि कुछ सिचुएशंस ने मुझे तय करवाया मेरा डिसीजन जो था, और कुछ जो था वो मैं बहुत फर्म था। जैसे मुझे प्रोफेसर बनना था, बट पे आउट वॉज नॉट गुड विद दिस गवर्नमेंट, कि नहीं हम आपको 16,000 ही देंगे मंथली और 11 महीने के लिए ही देंगे। तो मैंने कहा नहीं, तो थैंक यू, मैं प्रोफेशनल तो मतलब स्कूल टाइम से हूँ, मैं काम करूँगा तो पैसे लूँगा, मेरा वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और वो सबको पता है कि हाँ ये काम करेगा तो पैसे लेगा। तो मेरा वो कंसेप्ट था, पैसे नहीं मिलेंगे ठीक है थैंक यू, ये काम नहीं करूँगा मैं, इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। सो आई जस्ट
ड्रास्टिकली चेंज माई लाइफ विथ काउंसलिंग थिंग एंड देन रेडियो में एंड एंटरटेनमेंट फील्ड एंड ये सब में, जहाँ पे मुझे पैसा बहुत मिलता है। तो उसी तरह से आरजेइंग जो है वो जॉब थी, एक लेवल था उसमें, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान को जॉब जो है वो 7 से 10 साल तक, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 वहाँ तक करनी चाहिए। उसके बाद उसको अपना खुद का छोटा सा बिजनेस करना चाहिए। आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की उसी फील्ड में आप जॉब करो, उसमें तजुर्बा लो, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो समझो, और उसके बाद आप जो है उसमें अपना बिजनेस जो है वो शुरू करो। ये आपका प्रोग्रेसिव अप्रोच है जो आपको होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप दुनिया में बच्चे लाओ ना लाओ 2 नंबर की बात है, पर जिस फील्ड में हो उसमें आप बांझ नहीं मरने चाहिए। मतलब आपके पीछे और 4 लोग खड़े होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाए। मतलब मैं अगर एक एंकर हूँ तो मेरे पीछे और 10 लड़के या लड़कियां खड़े होने चाहिए, अच्छे एंकर, कि जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। Absolutely true, absolutely true. So, as you have done international shows as well, तो आपका इंटरनेशनल शो में क्या एक्सपीरियंस रहा है? ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आपने ज़्यादा देखा होगा अपार्ट फ्रॉम हैविंग इन इंडिया, तो मतलब दोनों में आपने क्या डिफरेंस मेजर किया है? नहीं, इंटरनेशनल भी मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं लगा, क्योंकि मैं तो लोकली ही हमने जब गोरल विन की शादी की, तो वो शादी के जो स्टेज थे वो मतलब रूटीन जो संगीत होता है उससे मतलब 5-6 गुना बड़े स्टेज है। मतलब एक एंकर को भी इन ईयर मांगना पड़ेगा, भाई इन ईयर दीजिए मुझे, क्योंकि कुछ मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो उतनी बड़ी स्टेज पे आप हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो तो यहीं पे मुझे हो चुका था। जो इंटरनेशनली, मतलब बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात ये है कि इंटरनेशनल शोज में ये होता है कि आपको एक और अच्छे मंजे हुए हाइजीनिक वे में काम करने वाली टीम मिलती है। जैसे आप जाइए इवेंट्स में तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें तितर बितर ऐसे ही बिखरी हुई है, वायरिंग कहीं जा रही है, कोई कहीं से एंट्री ले रहा है, दूल्हा दुल्हन एंट्री ले रहे हैं तो वो वेटर बीच में घुसे जा रहा है, उसमें वो एम्प्टी वाला मुंडी नीचे करके घुस रहा है। वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे सब कुछ पर्टिकुलर है। ये स्टार्ट हुआ तो ये रुक जाएगा, ये चालू हुआ तो ये रुक जाएगा। मतलब वो बटन फिक्स है, राइट। ये बटन दबा सब साइड पे हो जाओ। तब फोटोग्राफर सिर्फ फोटोग्राफी करेगा, तब कोरियोग्राफर सिर्फ कोरियोग्राफी करेगा, एंकर सिर्फ एंकरिंग करेगा। सबका फिक्स रोल है, 1 बाय 1 आओ, किरदार निभाओ, चले जाओ, सिंपल। बहुत हाइजीनिक, बहुत क्लियर होता है। जैसे हमने देखा था कि हमने ये कतार में पाया था कि जहाँ पे एक ट्रस भी था तो उसको भी उन लोगों ने कपड़े से कवर किया था। जो अपने यहाँ पे मतलब ट्रस को कवर करने का अगर किसी को बोला जाए तो मतलब हंसते हैं कि आओ थोड़ी हो के मतलब में, बट वहाँ पे वो भी कवर किया था। दे कवर्ड वायर एज वेल, कि जो उस पे से निकल रहा है, मतलब इतना उन्होंने उसको डार्किश बना दिया कि वो दिखता ही नहीं था आपको कि यहाँ पे वायर है। मतलब वो हाइजीनिक जो तरीका था। लाइट्स, आप स्टेज पे जैसे ही एंट्री लोगे वैसे ही लाइट वाला लाइट जलाएगा, वो फोन पे बिजी नहीं है। जो सबसे ज्यादा ये होता है कि यहाँ पे तो इंट्रो दे दो, पूरा इंट्रो खत्म हो गया, लाइट्स ही ऑन नहीं होती है। फिर हमें माइक से कहना पड़ता है कि कोई लाइट वाला हो तो लाइट जला दो यार, थोड़ा उजाला ला दो मेरी जिंदगी में। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलती है। सेकंड, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ खड़ा रहना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे सीखने को मिलती है आपको। Absolutely. सबसे ज़्यादा आपने इंडिया में ये चीज़ देखा होगा कि शोज टाइम पे कभी भी स्टार्ट नहीं होते हैं। दिस इज द मेजर इशू ईच एंड एवरी एंकर्स एंड एवरी आर्टिस्ट आर फेसिंग। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप 7 बजे पहुंचे हो और मतलब 3-4 घंटे आपको वेट करना पड़ा हो? नहीं हुआ है उसमें तो इसमें गलती जो है वो आर्टिस्ट की भी है। जैसे हमारे साथ ये अक्सर होता था कि इवेंट स्टार्ट होने वाली है, 7 बजे का टाइम लिखा है, 8 बजे तिलक शुरू होगा, 9 बजे तिलक खत्म होगा और 9 बजे संगीत स्टार्ट होगी। एक टाइम ऐसा भी था। तो हमने ये पाया कि क्लाइंट क्या करते थे कि 5 बजे आप आ जाओ या 6 बजे आप आ जाओ, ठीक है, आपको थोड़ा समझाना है। और समझाना कुछ नहीं होता, वो खुद आते हैं 7:30 बजे, आपको खाली बिठा के जमा ले लिया ताकि ऐसा लगे कि जो टीम चाहिए वो आ गई है। तो हमने इसमें टर्म्स डाल दिए। हमने ये कहा कि वेटिंग पीरियड के साथ हम आपको 3 आवर्स देंगे, मतलब आपका संगीत 2 घंटा और 1 घंटा हम वेटिंग पीरियड जो है वो आपको देंगे। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि क्लाइंट ने टाइम पे बुलाना शुरू किया, क्योंकि हमने एक लाइन बहुत शार्पली कही थी, हम आएंगे टाइम पे तो जाएंगे भी टाइम पे। एक बार का किस्सा है जहाँ पे मैं पहुँच गया 6 बजे, मुझे 7 बजे का बोला था, पर मैं बफर टाइम थोड़ा लेकर जाता हूँ।
और वैसे भी वो जगह थोड़ी दूर थी तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने 7 बजे वेट किया, 8 बजे वेट किया, 8:30 बजे मैंने फिर घर वालों को जगाया कि भाई क्या है सीन आपका। देन लड़की का भाई एकदम से आता है अननोइंगली, वो मुझे जानता नहीं था कि मैं एंकर हूँ। तो वो जो ऑर्केस्ट्रा थी उसको टीम को कहते हैं अपने 10:30 बजे एंट्री होगी, 11 बजे शुरू करेंगे, 1 बजे तक संगीत चलाएंगे और सीधा 5 बजे तक गरबा चलाएंगे। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है। देन आई जिनके थ्रू मैं गया था उनको मैंने साफ बोल दिया कि मेरी घड़ी चल पड़ी है और ये 11 बजे ख़त्म हो जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो वो आपका कंसिडरेशन आपको देखना है। फिर एक बार बोला, 2 बार बोला, बट दैट गाय वाज नॉट सीरियस एट ऑल। फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने 10:30 बजे एंट्री शुरू हुई तो मैंने वो कराई। 11:05 पे पहला परफॉर्मेंस गणेश वंदना हुआ, मैंने वो कराया। 11 बजे बैग उठाया, चलना शुरू कर दिया। ओके, एंड पूरी पार्टी रुक गई कि भाई ये क्या हो गया मतलब में। राइट, जबकि इवेंट वाले ने बहुत क्लियरली बोला था कि ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत सिंसियर है और ये टाइम का पंक्चुअल भी उतना ही है, पर उसने सीरियसली नहीं लिया। तो फिर बाद में मैं वो 11 बजे बैग उठा के चलना शुरू किया। देन दे रियलाइज़ कि नहीं यार गलती हो गई है, इनको ये किया। अब यहाँ पे एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको डरने की जगह पे आपको थोड़ा स्ट्रांग बने रहने की ज़रूरत है। जो हम डरते बहुत हैं कि नहीं हमें ऐसा बुलाया लगेगा तो कि हमें बदनाम आगे काम नहीं नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप एक लॉजिक समझिए, एक आर्टिस्ट जो आपके यहाँ पे 7 बजे आता है, उसके आप संगीत शुरू करते हो 10 बजे, 3 घंटे वो भूखा है, उसको खाने का जुगाड़, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो इंडस्ट्री में बहुत कम ऑर्गेनाइजर जो हैं वो रखते हैं। और उसके साथ साथ वो 7 बजे अगर आया है तो अपने घर से वो 6 बजे निकला है, मतलब वो 6 से 10 भूखा है और भूखा भूखा वो शो करता है। तो वो मैं थोड़ा इसे पेनफुल मानता हूँ कि नहीं, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं आता, मेरे साथ मेरी टीम आती है, वो भूखी है, मैं वो नहीं चलाऊँगा बस, मेरे बंदे भूखे नहीं रहने चाहिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनको सबक इस तरह से, मतलब सबक तो नहीं कह सकते, पर मैंने उनको समझाया कि देखिए अब आपको ये करना पड़ेगा, 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा दूंगा, बट यू हैव टू पे मी एक्स्ट्रा। जो मैं 1 घंटे का चार्ज करता हूँ उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा। दे वर रेडी कि हाँ ठीक है हम पे कर देंगे। वेरी नेक्स्ट डे दे आर वेरी हैप्पी। दे सेड, जो फीडबैक आया क्लाइंट का वो ये था कि यार मज़ा बहुत आया, मतलब जोरदार मज़ा आया। वो एंकर बड़ा स्ट्रिक्ट था, आप ये अप्रोच समझिए। एंकर बड़ा स्ट्रिक्ट था, बदतमीज़ था, एटीट्यूड वाला था, ईगोइस्टिक था, ऐसा कुछ नहीं बोला, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन वैसा था। दूसरे दिन बोला गया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब, और ये होना चाहिए आपको। एंड एक्चुअली दिस इज, वी कैन नॉट से स्ट्रिक्ट, दिस इज अ प्रोफेशनलिज्म। दे शुड अंडरस्टैंड वो आपको, जैसे जब मैंने सबको ये टाइम का बताना शुरू किया तो क्लाइंट वाज, मतलब इनिशियली थोड़े वो होते थे कि ये नया लाए आप मार्केट में, मतलब में ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा बाकी का पता नहीं, पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि मैं टाइम पे आऊँगा, आपका टाइम पे आके सारी चीज़ें समझी होंगी। मैं इमीडिएट, आप जैसे 7 बजे मैं आया और बोलो कि शो शुरू करो, आई कैन स्टार्ट। मेरा वो तैयारी रहता है। तो फिर मैं डरूं क्यों? जब मैं सब तरह से सही हूँ तो फिर मैं डरूं क्यों? गलतियाँ थोड़ी बहुत 10% तो हर इवेंट में होता है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। वो शादी है, शादी में जब तक गलतियाँ नहीं होती मज़ा नहीं आता, तो वो कुछ ना कुछ रहेगा। पर 90%, 80%, 70% अगर मैं फर्म हूँ कि हाँ मैं तैयारी के साथ आया हूँ, तो मैंने मेहनत की है, तो फिर मैं डरूं क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। सो अपार्ट फ्रॉम इवेंट्स, बहुत सारे लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि आपने बताया कि पर्सनल लाइफ किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। जैसे कि अभी अभी सर ने नई ऑफिस ओपन की है, सर ने नया घर लिया है, तो अपनी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी नहीं हुई है, प्लीज लेट अस नो। नहीं, मैंने तो फोटो रखी है इस बार, मेरी वाइफ का फोटो पहली बार सबने देखा है इस बार। अच्छा। इवन मेरी बेटी भी है उसमें, जो 17 साल की है, एंड सबने पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पे मैंने इतना ब्रॉडली वो सारे फोटोज जो है वो चढ़ाए हैं। तो या मेरा एक बहुत ही प्यारा सा इन मीन तीन का एक परिवार है हमारा। और वेरी ग्रेट। और मैं वो फैमिली एंकर कहता हूँ, तो मैं फैमिली है तो फैमिली एंकर कहता हूँ। एब्सोल्युटली। तो वो मेरा एक तकिया कलाम जो है वो, और वो सारी फैमिलीज़ ने मुझे दिया है। ऐसा भी नहीं कि मैंने बनाया हो कि कैची है इसे रख लेते हैं, नहीं,
आई एक्चुअली वर्क फॉर फैमिलीज। Families. कई फैमिलीज हैं जहाँ पे सारे बच्चों की संगीत मैंने करी है, उनकी शादियों में मैं एज अ गेस्ट जाता हूँ, उनके यहाँ पे मुझे इनवाइटेड होता हूँ। मतलब जो ट्रीटमेंट एक मेहमान को मिल रही है वही बतौर एंकर बतौर फैमिली मुझे भी मिलेगी। मतलब में कि मीत बहन बोला कि ये चाहिए, हाँ ठीक है हो जाएगा, भैया ने बोला कर दो वैसा। Right. सो यस, आई डू वर्क फॉर फैमिली। मैं एक फैमिली में जब भी जाता हूँ, मेरा एक फैमिली में अभी जो मतलब शादियां हैं उसमें कई में 8 शादियों में मैं था, 6 शादियों में मैं था। तो यस, वो लोगों ने मुझे दिया है कि आप तो हमारे फैमिली एंकर Actually, हो। and this is what an artist earn apart from money. तो वो मैंने, लोगों ने मुझे वो तकिया कलाम दिया कि તમે तो हमारा फैमिली एंकर છો, आप तो हमारे फैमिली एंकर हो। Right. बिट्टू की आपने की थी, इसकी भी आपने की थी, उसकी भी आपने की थी, और वो एक सराउंडिंग पूरा कल्चर आके मिलता भी है कि मेरे में भी आप थे, इनमें भी आप थे, मेरे भतीजे में भी आप थे। सो वो अच्छा लगता है तब। मतलब राइट एब्सोल्युटली। सो जैसे कि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे नए नए इवेंट मैनेजर्स आए हैं, साउंड पर्सन्स आए हैं, लाइट वाले आए हैं। तो स्पेशली वी वर्क विद द इवेंट मैनेजर्स अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट। तो इवेंट मैनेजर को आप एक चीज़ जो इम्प्रूव करनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए इन सूरत, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं इवेंट मैनेजर्स जो है उनकी गलती नहीं मानता, बिकॉज वो तो काम लेकर आते हैं आर्टिस्ट के पास। जो सुधरने की ज़रूरत है वो आर्टिस्ट को सुधरने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करता। मैं तभी गुस्सा करता हूँ जब कोई मेरा टाइम बिगाड़ता है, राइट? मुझे तब बहुत नाराज़गी होती है, और वो सबको पता है कि इसको अगर टाइम पे आपने 1 आध घंटा बिठा के रखा, 2 घंटा बिठा के रखा, तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। पंक्चुअलिटी का मैं बहुत मतलब मैं कायल हूँ कि नहीं, पंक्चुअल तो इंसान को रहना चाहिए। तो एक तो आप पंक्चुअल नहीं हो, आप लेट आते हो इवेंट में, क्लाइंट का पूरा शो आपके ऊपर दारोमदार रखता है। सेकंड, आपका बात करने का लहजा उनके साथ किस तरह से आप, सबसे बड़ी जो इवेंट मैनेजर्स क्यों मिस हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं, एंड वो करना भी चाहिए। मैं भी हूँ तो मैं भी गुस्सा करूँ कि भाई लेट क्यों हुए आप? आपको जब मैंने टाइम 6 बजे दिया है तो आपको 6 बजे आ जाना है, उसके बाद आप 7 बजे आओ। और फिर उसके बाद कई आर्टिस्ट का तो मैंने किससे ऐसे भी सुने कि फुल एटीट्यूड दिखाते हैं वापस। और किस बात का एटीट्यूड? किस बात का एटीट्यूड? कौन से झंडे अभी तक गाड़े हैं? इतने गाड़ने के बाद भी मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है मैंने, मतलब मैं अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो मतलब वो एटीट्यूड वाला जो एक कल्चर है आर्टिस्टों में, एक मतलब पता, तुम्हें पता है मैंने कहाँ कहाँ काम किया। अरे भाई किया है सो किया है, पर आज का शो बेकार गया, उसका क्या? आपने चाहे जितने झंडे गाड़ लिए हो, मैंने चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे बोल दिया हो, पर नरेंद्र मोदी के आगे अगर मेरा बोलने का वो फियास्को हो जाए तो आगे जो भी काम किया वो तो सारा पानी पानी हो गया ना आपका। तो एवरी डे यू हैव न्यू शो, एवरी डे यू आर न्यू, एवरी डे यू हैव न्यू चैलेंजेस। तो वो तो आपको रखना चाहिए। अब उसमें कोई एटीट्यूड लेकर आए, इवेंट मैनेजर्स के साथ ऐसे वैसे बात करे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे अपना रवैया थोड़ा तेवर कड़क रखेंगे। इसमें आर्टिस्ट को सुधरने, मेरे साथ तो जनरली सारे इवेंट मैनेजर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेरे साथ तो नहीं होता कोई बवाल। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत सिंसियर हूँ। सिंसियरिटी आपको लानी पड़ेगी, जो आप नहीं लाएंगे तब तक आप रिस्पेक्ट भी भूल जाइए, काम भी भूल जाइए, और ये चक्कर घूमते घूमते ये फेड आउट होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, और ये आपको पता भी नहीं चलता कि आप इंडस्ट्री से कब आउट हो गए। Absolutely. ये चीज़ है। There are so many new anchors in the town, और बहुत सारे एंकर्स हैं जो बहुत नॉमिनल अमाउंट में, आई कुड से 2000-3000 रुपीज इफ दे आर गेटिंग पर डे पेमेंट, 3 आवर्स का पेमेंट। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द वो पेमेंट का जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि हाँ हमें काम मिल रहा है ना, पेमेंट भले कितना भी मिल रहा हो, हम तो शो करेंगे। तो बहुत सारे जो पीछे उनके सीनियर आर्टिस्ट है उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट को ऑलरेडी आगे काम मिल रहा है। सो ये पेमेंट का जो कट हो रहा है बीच में से, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, इसमें मेरा रवैया बहुत क्लियर है। जैसे ट्रेन है, राइट? सो कुछ लोग सेकंड सीटिंग में खुश हैं, यार 100 रुपया में अहमदाबाद, क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग स्लीपर क्लास में खुश हैं, यार 150 रुपये में अहमदाबाद, क्या बात है। कुछ लोग AC चेयर कार में खुश हैं, 500 रुपये में अहमदाबाद, क्या बात है। ठीक है, सबके अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल होते हैं। अब कोई अगर सिटिंग क्लास में पूरी ज़िंदगी निकालना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, आप ये समझिए, वो उनका प्रॉब्लम है। इसमें चेयर कार वाले का इफेक्ट हो रहा है वो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि चेयर कार में तो एक सीट है
ऑलरेडी है, वो आपको टिका के रखनी है। या वो आप कैसे, क्योंकि जब वो सेकंड सीटिंग भर जाएगा तो वो बंदा घूमते घूमते स्लीपर पे जाएगा, स्लीपर से वो जाएगा चेयर कार पे ढूंढते ढूंढते कि सीट तो कहीं मिलेगी। कहीं मिलेगी। तो इवेंट का भी यही है, सेकंड सीटिंग वाले जितने एंकर है वो सर ने काम ले लिया, वो भर गया, फिर आए स्लीपर वाले, स्लीपर वाला भर गया, फिर आया चेयर कार वाला, तो वो जगह तो कहीं हो ही रही है। आपको राइट मोमेंट पे जाके वो क्लिक करना है, आपको वो एहसास कराना है कि आई एम अवेलेबल, या आपको इतने रैपो बना के रखने हैं कि लोग पूछते हुए हैं कि आप इस दिन अवेलेबल हो क्या। मुझे तो कभी इफेक्ट नहीं हुआ, मैं तो रेट, मेरे जो एक रिदम है उस रिदम से मैं बढ़ाता ही हूँ। मैंने नरेंद्र मोदी का शो किया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं रातों रात 15,000 बढ़ा दूँ। मेरा एक रिदम है और सबको पता है कि ये एक रिदम में ही रेट्स बढ़ाता है और ये रिदम में ही काम करता है। अब कोई कहता है कि इतना क्यों चार्ज करते हो आप, तो मेरे पास तो एग्जांपल्स हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैं 4 इंटरनेशनल शोज करके आया हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का शो करके आया, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शो करके आया, सूरत की जितनी बिग फैट वेडिंग हुई है जो मतलब पूरे इंडिया में जिसका हल्ला मचता है, मैंने वो सारे होस्ट किए हैं। आई एम द ओनली एंकर के जिसने एक ही वेडिंग में 15-15 इवेंट होस्ट किया है। तो अब ये तजुर्बा पाने के बाद भी अगर मैं आपसे पेमेंट ना लूं तो फिर मैं बिजनेसमैन गलत हूं, मुझे बिजनेस करना नहीं आता तो फिर। एब्सोल्युटली सही बात है। एंड द अनदर थिंग, जैसे कि सर ने बताया कि श्री नरेंद्र मोदी के साथ सर ऑन लाइव स्टेज पे थे, तो हाउ वाज द ऑरा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? नहीं, वो अपने काम में बिजी थे, मैं अपने काम में बिजी था। सो मतलब वैसे इतना स्टेज पे आई डोंट नो, मेरे साथ एक दिक्कत हमेशा रही है, टाइम का अगर कोई जरा भी आगे पीछे करता है ना तो मैं थोड़ा नाराज़ हो जाता हूँ कि ये क्या बात हुई। मतलब कोई वेट कराता है ना ऐसे, मतलब मैं, जैसे मेरा ऑडिशन था जब रेडियो का, तो 9 बजे का टाइम दिया गया था हमको, तो आई वॉज देयर बाई 8:45, मैं पहुँच गया। हॉस्टल के सामने ही था वो, मेहुल सुरती जो मेरे भाई हैं उनके यहाँ पे ही था स्टूडियो में। अब वो ऑडिशन लेने वाले जो हमारे विप्लव गुप्ते दादा जो थे, जो नेशनल हेड थे तब माई FM के, तो वो आए कुछ 9:30, नहीं वो भी आई गेस कुछ खड़े ही थे, और ऑडिशन स्टार्ट हुआ 11 बजे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, मतलब यार ऑडिशन 11 बजे स्टार्ट कर रहे हो। और तब मैं जो जॉब करता था तो उसमें मैं हाफ डे लेकर आया था। मैं इस मामले में थोड़ा हूँ कि हाँ आधे के दिन में तो निपट ही जाएगा ना, फिर हाफ डे लेके चले जाएंगे, तो पगार क्यों कटवाना अपना, एक छुट्टी क्यों वेस्ट करनी अपनी, मतलब में। तो फिर मैंने जब ऑडिशन खत्म हुआ तब उनकी क्लास ली कि आपने इतना लेट क्यों शुरू किया। तो वो बोले कि अरे यार थोड़ा ये हो गया वो। मैंने कहा यही चीज़ अगर रेडियो में 7 बजे का शो है और मैं आके आपको बोलूँ अरे थोड़ा ट्रैफिक नड़ गया, मैं 8 बजे आऊँ, चलेगा? तो रेडियो मेरा वेट करेगा? मैंने कहा, कहता नहीं वो वेट नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा। मैं बस, तो वही मेरा इशू है, मुझे टाइम पे थोड़ा रहना पसंद है। सेम उस दिन ऐसा हुआ कि मोदी सर कुछ लेट हुए थोड़े बहुत किसी कारण से। अब जब वो लेट हुए ना तब मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि नहीं अब तो मैं खेलूंगा, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। सो आई डोंट हैव दैट टाइम कि मैं उनकी साइड देख सकूं, ये कर सकूं। मेरा स्क्रिप्ट पढ़ना है, मुझे फोकस रहना है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, ये करूंगा, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, ये करूँ, दैट्स इट, दैट्स माई जॉब, मैं वही करूंगा। और कोई फालतू काम नहीं करूंगा कि मोबाइल निकाला और वहाँ पे क्राउड का वीडियो लिया। यू वोंट फाइंड मी कि मैंने इतना कुछ चढ़ाया होगा, लोगों ने उल्टा चढ़ाया, लोगों ने इतना चढ़ाया कि टीवी के स्क्रीनशॉट चढ़ाया, किसी ने मोबाइल का स्क्रीनशॉट चढ़ाया, मुझे शेयर किया। मेरी बर्थडे पे इतनी विश नहीं है जितनी उस दिन आई थी। और मेरे पास अभी तक डेटा है सब कुछ। मेरे स्टाफ यही कहते हैं सारा डेटा लेते हो सर तो चढ़ाया तो करो। मैं कहा नहीं, मेरा मन होगा तो मैं चढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसा है। सो सर के पास ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे कि सर ने बताया, वो एक आर्टिस्ट को सीखने की बहुत ज़रूरत है। और टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ, जैसे कि सर ने बताया कि मैं टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वाइफ ने थोड़ा खाना लेट बना दिया? और नहीं, बहुत बार होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण को कभी भूखा नहीं रखना। अगर वो भूखा है और उस टाइम पे अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो गुस्सा बहुत होते हैं। फिर मैं हूँ उसमें। अच्छा। मुझे भूख लगी और उस टाइम पे अगर कोई जरा भी देरी हो जाए तो मैं थोड़ा नाराज होता हूँ। तो मेरा वो है थोड़ा। मतलब आप इनकी भी वाइफ पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अभी से ही डिस्क्लेमर सर दे रहे हैं कि खाना तो प्लीज टाइम पे ही देना। नहीं, वो उनको आदत, इतने साल में तो आदत पड़ी जाएगी। 19-20 साल का सफर हुआ तो अब तो उनको आदत पड़ी गई होगी कि हाँ ये रखना रेडी, नहीं तो ये अभी शुरू हो जाएंगे, मतलब में। जी एब्सोल्युटली। सो ये थे सवाल जवाब। हम आज की पॉडकास्ट के सबसे फनीएस्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। सर को तो नहीं पता होगा, लेकिन आज का सर के लिए ये सरप्राइज सेगमेंट होगा। Please can I get the headphones and let's get ready for the whisper challenge.
ओके सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फनीएस्ट सेगमेंट और मुझे लग रहा है कि मेरी ही हिम्मत होगी सर के साथ ये चैलेंज करने की, ऐसा लग रहा है. सर प्लीज वेयर योर हेडफोन्स और मैं आपको कुछ फनी वर्डिंग्स देने वाली हूँ जो आपको हेडफोन्स पहन के गेस करने हैं कि क्या होंगे. सर मुझे मारे ना इसके बाद. ओके सो रेडी. सो द फर्स्ट वर्ड इज मोए मोए. मोए मोए. Oh my god, he's listening, I guess. Okay, so first word is right. Second word is Babu Rao. Second word is Babu वापस Rao. Babu Rao. बाबू राव. Oh my god, he's so intelligent, man. Third word is corporate presenter. Corporate presenter. वापस बोले. Corporate presenter. नो आई एम नॉट गेटिंग. Guess करिए. Next. Corporate presenter. Corporate presenter. वापस बोले. Corporate presenter. नो. Okay, so third is incorrect. So the fourth word is Khaman. कमल. Wrong. Fifth word. Next word is Locho. लोचो. Yeah, it's right. The next word is Fafda. फाफड़ा. Yeah, it's right. Last word is RJ Meet Mishra. पाचू बोलो. RJ Meet Mishra. That's my name. Give it up for RJ Meet Mishra, ladies and gentlemen. So this was the funniest words और सर ने काफी ज्यादा वर्ड्स तो करेक्ट बोले हैं. सर आपको गिफ्ट में मिलता है हमारा ढेर सारा प्यार और ऑडियंस का ढेर सारा प्यार. नहीं थैंक यू. सो ये था फनीएस्ट सेगमेंट और जैसे कि सर ने बताया कि थोड़ा सा जितने भी आर्टिस्ट है वो थोड़ा सा सीनियर हमारे आर्टिस्ट है तो हमें बहुत सारी चीज़ें है जो आज के पॉडकास्ट में सीखने को मिले हैं. तो ऐसे ही ये पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार दीजिएगा. लास्टली सर हमारे ऑडियंस को कुछ आप टिप्स देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं यार, धीरज रखो. पेशेंस रखो. लाइफ में सब कुछ बहुत इजीली नहीं मिलता. मम्मी हमेशा कहती थी कि जो चीज़ जितनी जल्दी मिलेगी वो चीज़ उतनी जल्दी चली भी जाएगी. और जो आप हमेशा ये नोटिस भी करना आपकी लाइफ में, मतलब आपका मोबाइल आपने कहीं वहीं रख दिया होगा, पर्स कहीं वहीं रख दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ आपको वहीं वापस मिलेगी. राइट. वो ओपन प्लेस था, कोई ले जा सकता था, कोई चुरा सकता था, सब कुछ हो सकता था. तो वो चीज़ जो है वो वहीं पे क्यों मिली? क्योंकि उसमें आपका मेहनत का पैसा था. बहुत मेहनत करके आपने धीरज से कमाया था. अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें. जब भी ऐसी बातें शुरू होती हैं तो मतलब जैसे हम छोटे थे और पापा को कहते थे यार बड़ी फिलोसॉफी आप झाड़ते रहते हो, मतलब मैं तो वही सेम चीज़ आप लोग फील करते हैं. बट वो तजुर्बा है जो आपको काम लगेगा. हम नहीं बताएं तो आप मतलब जहाँ ठोकरें खाने या खाओ, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे. आप पूछोगे तो बताएंगे. नहीं, और ये हमने रूल रखा है, कोई पूछेगा तो बताएंगे. आज आपने पूछा तो मैंने बताया. बाकी मैं कभी भी, आपने आज तक मेरे एंकरिंग का कोई पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, कोई ऑडियो नहीं देखा होगा कि मैं ऐसे बैठ के चलो आपको मैं एंकरिंग सिखाता हूँ. नहीं, वो आप कभी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई पूछेगा तो ही मैं बताऊँगा. फ्री में सलाह तो मैं बहुत, मेरे क्लोज्ड वन है उन्हीं के आगे खुल के मैं देता हूँ, बाकी तो मैं कभी नहीं देता सामने से. सो वी आर वेरी ग्लैड कि आज इतनी सारी बातें हमें जानने के लिए मिली. सो लास्टली सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. हु इज योर बिगेस्ट मोटिवेटर इन योर लाइफ? हु मोटिवेटेड? मतलब बहुत सारे हैं. मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेरे स्ट्रगल के दिन है, पर मैं मेरे टीचर्स को बहुत मानता हूँ, मेरे गुरुओं को बहुत मानता हूँ, इंक्लूडिंग माय मदर, जो सबसे ज़्यादा मिमिक करती थी, सबकी नकलें उतारती थी घर में और एक माहौल बनाए रखती थी. मतलब में पापा ऑलवेज बैक सपोर्ट रहते थे एंड उनसे मेरी बड़ी लड़ाई होती थी बिकॉज वो एक थोड़ा विचारों का हमारा थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहता रहा. बट मेरे टीचर्स मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं और मैं हमेशा उनको, आपने देखा होगा मेरी हमेशा जो भी पोस्ट होगी आप टीचर्स को उसमें ज़रूर से पाएंगे कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये लेवल आपने मुझे दिया है. तो यस, मेरे टीचर्स मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं. मैं जब भी परेशान होता हूँ उन्हीं के पास जाता हूँ. मतलब आज के जनरेशन में आई डोंट थिंक कि आज के जनरेशन को ऐसे टीचर्स भी मिल रहे हैं जो एक बैक नहीं, वो हम ऐसा मानते हैं कि हमने आप मैं मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अमित भाई आप मतलब आपकी इंडस्ट्री में तो कितने एंकर्स हो गए, तो आपको मतलब कंपटीशन नहीं होती होगी. मैंने कहा मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे वैकेशन में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हम लोग दूरदर्शन देखते थे, हम लोग
खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और हमारे लिए खुला मैदान हुआ करता था। मतलब जो बड़े बड़े अभी क्रिकेट के ग्राउंड है, वैसे तो 10-15 ग्राउंड में हम लोग जाके खेला करते थे। मतलब हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे हमने मोबाइल के बिना जिंदगी क्या होती है वो देखी है। आपकी कंपटीशन ये जनरेशन के साथ है जिसके पास पेशेंस है, धीरज है, और वो धीरज जो है उसके आगे जीतने के लिए आपको उतना पेशेंस बनना पड़ेगा। अभी आज तो एक फोटो खींचा नहीं, उतने में तो 2 कॉल आ जाते हैं, फोटो नहीं भेजा यार तूने अभी तक। मतलब में मेरे केस में ऐसा है, मतलब 10 तारीख को ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, मैं अभी तक सबके फोटो नहीं चढ़ा पाया हूँ, या आज 20 तारीख होने को आई है। मतलब में तो अभी भी मैं वो पेशेंस जनरेशन से हूँ कि जहाँ पे आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इन दिस जनरेशन अगर हम कोई रील भी देख रहे हैं, कोई वीडियो भी देख रहे हैं, we immediate want to skip the ad and want to see the video, जबकि हम ऐड ज्यादा देखते हैं, उसमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। But this generation don't want to see तो अच्छा है ना, Yeah. मेरा कंपटीशन कम है। So good. मेरे लिए तो इजी काम है। मतलब मैं तो एक गुजराती लाइन बोल दूं तो मेरे लिए तो मतलब सामने वाला एकदम से अरे वाह क्या बात है, आज के ज़माने में इतनी गुजराती लाइन। अब मुझे बहुत हंसी इस बात पे भी आती है कि कई बार गुजराती बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये शब्द का अर्थ क्या होता है। जबकि मैं तो खुद यूपी से हूँ, पर मेरी गुजराती मुझे बहुत प्यारी है ये लैंग्वेज, तो मुझे बहुत पसंद है वो। तो उसमें जीना, अभी आपने गुजराती में कराया होता तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है कि आप मतलब में खुद कहते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब में तो पर मैं यही हूँ। एब्सोल्युटली Yes. मतलब सर के साथ गुजराती में कोई compete आज तक कर ही नहीं पाया नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ मतलब मैंने मेरे मेरे भी पर्सपेक्टिव से मतलब मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ। मुझे गुजराती भाषा बहुत प्यारी है। मैं Yeah. गुजराती में ही लास्ट बर्थ तक, मतलब नहीं सॉरी लास्ट ब्रेथ तक जो है, ब्रीथ तक मैं ये गुजराती भाषा ही बोलना पसंद करूँगा। अगर मेरी लाइफ का लास्ट कोई वर्ड भी होगा तो वो गुजराती हो, ऐसी मेरी तो ख्वाहिश है। सो गुड सो वी आर वेरी प्राउड टू बी अ गुजराती। और सूरत में बहुत सारे सूरत में रह के गुजराती क्लीन हाँ, रखना, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत चैलेंज बड़ी है। challenge। नॉट ओनली सूरत, वो हर जगह का है, क्योंकि हर जगह पे कैसा है, एक लहजा आता है। सूरत में थोड़ा अक्षरों का मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, कि मतलब जैसे तमारू है तो टमारू वो आ सकता है, टमाटर आ सकता है उसमें, मतलब तो वो थोड़ा रहता है। बट ये है कि मजा वही है ना, मतलब में कि आप उस लहजे में बात करो तो कितना मजा आता है। मतलब में तो लहजा जो है वो लैंग्वेज में मिक्स हो जाए तब वो आपका स्टेज शो जो है उसमें गड़बड़ कर सकता है। लहजा आप लेकर आओ, ना नहीं है, पर वो कुछ पल के लिए होना चाहिए। पर शुद्धता जो है वो तो रहनी ही चाहिए, कुछ भी कर लो। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे अपने घी में ओरिजिनल घी था, उसमें कोई और तेल वेल मिला दिया हो। मतलब लहजा अपना अपना एक तरीके से होता है। मतलब एंड एवरीबॉडी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग। और सर ने नहीं, आई लव सुरतीज, मतलब सुरती लैंग्वेज में तो मजा ही अलग है। मतलब रिलैक्स, अगर कोई लहजा मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई सीखा है तो वो साउथ गुजरात का लहजा है। आप वलसाड़ चले जाओ, आव है ज है मुखेला पेलो कहाँ गेलो कहाँ मुकेलो, सो लाइक इतना सुकून से बोलेंगे ना, इतना शटल वे में सट्ट देना जाएगा वो। मतलब में वहीं पे अगर मैं पूछूं अच्छा तमे ते दिवसे क्या गएला, कितना वजन लेके बोलना पड़ेगा वो। मतलब ऐसा लगता है भाई क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। मतलब में बट वो जगह एक उसकी है, वहां पे आप बोलो, मतलब वहां पे है। आप जीवन की फिलोसॉफी जो है वो आप कॉमन मैन से भी सीख सकते हो, पंडित से भी सीख सकते हो। पंडित का काम कहाँ पर है, कॉमन मैन का काम कहाँ पर है, वो डिफाइंड है। आप उस लैंग्वेज को वहीं के लिए रखो। मैं रूटीन लाइफ में मिलता हूँ तो मैंने कभी नहीं इनके साथ इतनी धीर गंभीर लैंग्वेज में बात की होगी। आई ऑलवेज लाइक केवला मजाला मजा। सो यही है, यही होना भी चाहिए। मतलब हर जगह वो मैं नॉलेज वाला हूँ, ये कंधे पे तमगा लेके चलने की जरूरत क्या है। And this is also a very big thing that you have to be in a situation जहाँ पे हर लोग आपके साथ comfortable feel करता है। This is a very big thing। और मैं you can see my goosebumps। मैं मतलब मुझे आज इस podcast से मुझे बहुत सीखने को मिला है। Absolutely जो लोग podcast देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली है। Thank you very much sir for being on this podcast। Lastly, would you like to say something? नहीं मैंने तो आगे ही धीरज रखो भाई। या धीरज रखो, दिस इज द गोल जो हमारे यंगस्टर्स तक सर को पहुंचाना है कि धीरज रखो। एड्स भी देखा करो यार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स।
और आगे ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिन्हें ये पॉडकास्ट एक्चुअली देखने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग ऑन द हेटवी शोज. थैंक यू.